क्वेश्चन नंबर 85 से देखते हैं नेटवर्क के। तो यहाँ पे इन द गिवन सर्किट फुल लोड करंट इज 10 एम्पेयर। फुल लोड करंट जो है 10 एम्पेयर है। फाइंड द फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड करंट दी है और उसी फुल लोड पे हमें वोल्टेज निकालना है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है बात। अब क्योंकि यहाँ पे ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट फुल लोड 10 एम्पेयर है, तो इसके अराउंड जो वोल्टेज होगा वो भी तो 10 वोल्ट होगा। तो वो 10 वोल्ट हो गया। अब 10 वोल्ट वो हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा फुल लोड पे? तो लोड पे जो वोल्टेज बचा वो 90 वोल्ट बचा। तो सीधे से इस तरीके से आंसर आ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 86। ये यूपीपीसीएल एई का क्वेश्चन है। द थेवेनिन रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क इज। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको निकालना है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा और स्टार ट्रांसफॉर्मेशन लगना जरूरी है। जैसे कि ये जो है ये 3 ओम, ये 5 ओम और ये 8 ओम, ये कैसा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है, जिसको हम डेल्टा में चेंज करेंगे तभी इस ए और बी के बीच में हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ करी गई है। देखो ये है हमारा, तो ये जो पूरा है इसको हम चेंज कर देंगे 3, 5 और 8 को कुछ इस तरीके से डेल्टा में। जब इसको चेंज करेंगे तो हमारा R1 क्या हो गया, R1 हो गया 3 + 5, मतलब ये दोनों और इसके अपोजिट वाला टोटल से डिवाइड करके। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया 3 + 5 + 15/8। जब हम R1 निकालेंगे, जब हम इस R1 की बात कर रहे हैं, जब हम ये R1 निकाल रहे हैं तो इसके जिससे ये बना रहे हैं, तो इन दोनों से बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये बन रहा है। ओके, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो उन दोनों का सम 3 + 5 प्लस तीनों का सम, सॉरी प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन 3 + 5 और 3 × 5 अपॉन जो अपोजिट वाला है। ये फॉर्मूला हमारा लगता है। सो 3 + 5 + 3 × 5 अपॉन 8। तो ये कुछ ऐसे आ गया 3 + 5 + 15/8। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब इसको लिखते हैं तो जब हम ये R1 बनाना है, ये वाला, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे। मतलब 3 + 5 एक बार में, एक बार 3 + 8 लिख लो, एक बार 5 + 8 लिख लो। तीनों का प्रोडक्ट लिख लिया आपने। ओके, उसके बाद आप नीचे क्या करो, जो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस है, वो अपोजिट मतलब ये वाला, ये, क्योंकि आप इसको कहाँ, इसको यहाँ बनाना चाह रहे हो, इसको यहाँ बना रहे हो, तो इसके अपोजिट में क्या 8 ओम, उस 8 से डिवाइड कर दो। इस 8 से डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या दे देगा, हमें रेजिस्टेंस दे देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ लगती है कि जब आप स्टार से डेल्टा में चेंज करते हो, मान लो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं R3 को बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, R3 को। तो R3 कहाँ बनेगा, इनके बीच में बनेगा। तो आप क्या करो, पहले तो तीनों का वो कर लो, 3 × 5 प्लस 8 × 5 प्लस हमारा 8 × 3, और इसके बीच में बनाना चाह रहे हो, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा, ये वाला 3 ओम, तो 3 से डिवाइड कर दो। तो देखो R3 कुछ इसी तरीके से निकला है। तो ये हमने अलग अलग रेजिस्टेंस हमने निकाल लिए। ये हमने क्या किया है, स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्म किया है इस तरीके से। ऊपर क्या करो, जो तीनों रेजिस्टेंस है उनका पेयर जो बनता है 2-2 का, तीनों का प्रोडक्ट का पेयर का प्रोडक्ट लिख लो। और नीचे जो रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हो डेल्टा का, उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है स्टार का, जैसे R1 के अपोजिट में 8 ओम है, R2 के अपोजिट में 5 ओम है, R3 के अपोजिट में 3 ओम है, उसको डिवाइड कर दो उससे। तो हमने ये बना लिया, ये स्टार बना लिया। अब इसमें हम और चेंज करेंगे, सॉरी ये डेल्टा बना लिया। अब इसमें हम और चेंज करेंगे, कैसे, अब देखो यहाँ पे ये 15/8 और ये 5 हमारा कैसा है, ये पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। इसी तरीके से ये 26/3 और ये 4 ओम कैसे हैं, पैरेलल में है। इनकी पैरेलल वैल्यू सॉल्व करके हमने लिख दी, और ये 9.85 तो बच ही गया। अब क्या चीज़ है, अब हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, ये एक तरीके का डेल्टा है, ये डेल्टा है, और इस डेल्टा को फिर से स्टार में चेंज करना पड़ेगा। तो ये 6 ओम, 4 ओम और 9.875। तो ये डेल्टा को स्टार में चेंज करने का तरीका देख लेते हैं। जब आपको डेल्टा को स्टार में चेंज करना है, जैसे कि आपको RA निकालना है, RA कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा। तो उसके साथ में जो दोनों रेजिस्टेंस है उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 6 और 4 का प्रोडक्ट, और नीचे तीनों का सम। तो देखो स्टार निकालना, ठीक है, डेल्टा से स्टार बनाना ज़्यादा आसान है। स्टार बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है नीचे तीनों का सम लिखो, मतलब 6 + 4 + 9.875, और ऊपर जैसे आपको RC बनाना है, RC कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसके एडजेसेंट जो हैं उनका प्रोडक्ट लिख दो। तो देखो 4 और 9.875 का प्रोडक्ट, ये तरीके होते हैं लिखने के। ये हमने कर दिया। उसके बाद ये तीनों वैल्यूज़ निकालनी। जब ये तीनों वैल्यूज़ निकली तो फिर ये जो था हमारा, ये जो डेल्टा था, जिसको ये येलो से ब्लू से मैंने किया था, ये इसको चेंज कर देंगे। अब ये कुछ ऐसा बन गया कि नीचे तो ये दोनों तो थे ही, और ये डेल्टा हमारा स्टार में चेंज हो गया। तो ये इस तरीके से आ गया। अब ये हमारे जो हो गए,
ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, उसके बाद पैरेलल में, उसके बाद ये 1.23 के संग सीरीज़ में। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। देखो ये दोनों सीरीज़ में तो ये 6.77 बन गया, इधर वाले जो थे वो 5.55 बन गए। अब पहले इनका पैरेलल निकालेंगे, फिर इसको 1.23 के संग सीरीज़ करेंगे। देखो 1.23 के संग इन दोनों का पैरेलल, तो ये फाइनली 4.23 दे दिया। तो ये जो क्वेश्चन था थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना था इसमें, तो इसका फाइनल वैल्यू 4.23 है। अब ये क्वेश्चन इन्होंने कहीं ना कहीं गेट या किसी चीज़ से उठाया होगा, तो ए में ये क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है किसी भी कीमत पे। क्यों? क्योंकि इसमें जब पहली बार आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये वैल्यू देता है 9.875, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर फिलहाल तो याद कर लेते हैं, बाकी सॉल्व तो कर ही सकते हैं। 4.23 ओम है अगर इस तरीके का आ जाता है। सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएल ए में पूछा गया था, तो 6.3 इस तरीके से है ये, तो 4.23 ओम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 87 को ही देखना पड़ेगा, ये भी ए का क्वेश्चन है। द नेट वोल्टेज अपीयरिंग एट द टू टर्मिनल, नेट वोल्टेज बताना है हमें इन दो टर्मिनल पे क्या आएगा। अब हर उसके संग तो एक करंट सोर्स को लगा दिया है हमने। सो नेट वोल्टेज क्या है, तीनों में करंट इक्वल है, तीनों में करंट इक्वल हमारा तीनों के साथ में फ्लो हो रही है। यहाँ से क्या लगाएंगे, केवीएल लगा देंगे सीधे से। केवीएल जब लगा देंगे, इसमें पूरे में केवीएल लगा देंगे तो V = IR1 के इक्वल है, फिर IR2 के इक्वल है और IR3 के इक्वल है। I तीनों में सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि जो वोल्टेज है वो हमें बताना है, तो वो हमारा IR1 + IR2 + IR3 आ जाएगा। तो R1 R2 + R3 × I। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, तो जहाँ ये आपके पैरेलल में वो करंट सोर्सेज दिखाए जा रहे हैं, बट दिखाने के लिए दिखाए जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से सीधे कर देंगे, करंट को बाहर और तीनों सम का रेजिस्टेंस का सम। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद 88 देख लेते हैं कि द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, आउटपुट इम्पीडेंस हमको बताना है। तो ये हमारा V1 है, इधर I1 है, इधर V2 है, इधर I2 है। आउटपुट इम्पीडेंस हमको बताना है, आउटपुट इम्पीडेंस मतलब V2/I2। इम्पीडेंस क्या होता है, V/I। आउटपुट मतलब आउटपुट वाली साइड का V2/I2 का रेशियो हमें निकाल के लाना है कैसे भी। तो ये चीज़ करी हमने। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया, इसको V1 लिख दिया, इसको V2 लिख दिया, और यहाँ पे दोनों में हमने KVL इंडिविजुअल लगा दिए। तो पहले में लगाएंगे तो ये V1 माइनस ये 2 × I1, ये 2 × I1, फिर यही 4 × I1 - I2। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी इस जगह वो क्या जा रही है, वो I1 - I2 जा रही है ना, दोनों की, इधर से I1 आ रही है, इधर से I2, तो यहाँ पे प्लस जा रही है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऐसी है, प्लस हो गई। तो ये 4 × और माइनस ये 10 भी आएगा, -10 V1। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये बन गया पहला इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरा, जब दूसरा करेंगे तो 10 V1 + 4 ऑफ हमारा -I1 - I2 + V2, ये हमारा ये इक्वेशन दे देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट निकालने के लिए साइड, जैसा कि हम हमारे जो Z पैरामीटर में करते हैं, या फिर हमारे 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर ये चीज़ करते हैं, Z पैरामीटर की बात कर रहे हैं, कि जब आप इस साइड से निकालते हैं तो इस साइड की जो करंट है उसको आप छोड़ देते हैं, मतलब 0 कर देते हैं। इधर I1 को 0 कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में I1 को 0 करेंगे, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। तो I1 को 0 कर देंगे तो आपका बचा क्या है, देखो इस वाले में मैं हाईलाइट करता हूँ, V1 बचा और अब I2 बचा। इधर क्या बचा, हमारा V1 है और I2 है और V2 है। तो इसी I2 और V2 को हमें अब यूज करके सॉल्व करके लाना है। तो 11 V1 = 4 I2 पहले वाले से निकल के आया क्योंकि हमने I1 को हटा दिया। अब पहले वाले से V1 I2 के फॉर्म में आ गया, तो जब ये I2 के फॉर्म में आ गया तो ये जो V1 है ये भी I2 के फॉर्म में आ गया। फिर इस इक्वेशन में क्या बचा, I2 बचा और V2 बचा, तो I2 V2 बचा। अब आखिरी में हमें यही करना है, ये देखो V2/I2 की वैल्यू निकाली, जो 4/11 आ गई, तो यही हमारा आउटपुट इम्पिडेंस आ गया। तो 4/11 इसका आंसर हो गया आउटपुट इम्पिडेंस का। तो इस तरीके से KVL लगा के ये सब करके हमने सॉल्व किया। यहाँ पे ये ज़रूरी था कि I1 को 0 हमें लेना ज़रूरी था। अगर हम इनपुट साइड की बात करते तो I2 को 0 लेना ज़रूरी था। नेक्स्ट देखते हैं 89। यहाँ पे बात हो रही है कि फाइंड द पावर रेडिएटेड बाय 7.5 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो 7.5 किलो ओम रेजिस्टेंस है, इससे कितनी पावर रेडिएट हो रही है। तो ये तो आसान है निकालना, इसमें रेजिस्टेंस दिया है, अगर आप इसके थ्रू करंट को निकाल लेंगे तो I² R से निकाल लेंगे। और करंट निकालना भी आसान है क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और टोटल वोल्टेज दिया है। तो देखो टोटल वोल्टेज 45, तीनों की वैल्यू हमारी ये आ गई, 45 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 मिली एम्पेयर हमारा आ गया करंट। अब जब 2 मिली एम्पेयर आ गया तो इसके अराउंड निकालना है, तो 2 मिली एम्पेयर का स्क्वायर
और इंटू 7.5 किलो ओम आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमने सॉल्व किया, 2 मिली एम्पियर का स्क्वायर इंटू ये 30 वाट हमारा पावर आ गया। ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं 88 हो गया, 89 हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। उसके बाद और आगे आते हैं, ये 90 है कि भाई सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो कभी भी वो नॉन लीनियर एलिमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होती। ओके, ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं 91 पे आईएसआरओ का क्वेश्चन 2016 का, कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर्स व्हेन, कब होता है अकर, तो लोड आर इज इक्वल टू द, देखो ये कंडीशन तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लोड आर इज इक्वल टू द आर ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, लोड आर इज इक्वल टू द आर ऑफ द नेटवर्क। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है समझना, देखो यहाँ पे इक्वल टू ट्वाइस और हाफ, ये तो तुरंत गलत हो गए, इसको तो शुरू में मैंने काट दिया। अब ये बचा, अब यहाँ पे एक बार कह रहा है लुकिंग बैक एट इट फ्रॉम वोल्टेज टर्मिनल, तो जो हम वोल्टेज टर्मिनल की तरफ से देखते हैं वो वाला जो लोड आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लुकिंग बैक एट इट फ्रॉम लोड टर्मिनल्स विद ऑल सोर्स बीइंग रिप्लेस बाय देयर रेस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। ये चीज़ तब हमारी काम करती है जब हम लोड टर्मिनल की तरफ से देख रहे हैं, है ना। जो आर एल होता है वो कहाँ से होता है, वो लोड टर्मिनल की तरफ से तो होता है, ना कि वोल्टेज टर्मिनल की तरफ से, तो वो आर एल इधर होता है, तो इस वजह से ये सही है, डी ऑप्शन। दूसरा ये भी बात कहिए कि सारे जो सोर्स है उनको उनके रेस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस से जब रिप्लेस करेंगे तब हम इसको लगा सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को, तो ये हो गया। उसके बाद एक कुछ नहीं, एक सब टॉपिक इन्होंने बना दिया, और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि जेड एल जो होता है, अरे यार सॉरी, जेड एल इक्वल टू जेड एस का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट की बात करते हैं, सर्किट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बी ए अक्रॉस ए एंड बी, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमें बनाना है इस ए और बी के अक्रॉस। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो हम इसको तो हटा नहीं सकते, हाँ इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो इसको बिना हटाए सॉल्व करना है हमें। और यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बताना, नॉर्मली यहाँ पे केवल ओम दिया, मतलब हमें आरटीएच की वैल्यू निकाल के लानी है। तो देखो जब हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स दिया होता है, सॉरी डिपेंडेंट सोर्स दिया होता है, तो इसको हटा नहीं सकते। नीचे जो वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, हम निकाल क्या रहे हैं, आरटीएस निकाल रहे हैं। आरटीएस को निकालने का तरीका है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 एम्पेयर का करंट सोर्स ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसके अराउंड अगर वोल्टेज निकाल लिया 1 एम्पेयर के अराउंड, तो हमने इसमें से क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, और करंट हमने खुद अज्यूम करी है, उस वोल्टेज और करंट से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो इसको निकालने के लिए इस पॉइंट को मैंने ए लिया और यहाँ पे केसीएल लगाई, तो Vx/6 देखो, तो इसको मैंने ए पे हमने वोल्टेज खुद से मान लिया कि यहाँ पे Vx वोल्टेज है इस जगह पे, तो ये हमारा आ गया Vx/6 एक, फिर Vx और -2i2 ये अपॉन 2, ये दूसरी ब्रांच आ गई ये इस केसीएल पे, और तीसरी हमारी 1 एम्पेयर आई रही थी, तीसरी 1 एम्पेयर, तो यहाँ से i2 और Vx के फॉर्म उसमें रिलेशन निकला, तो i2 इज Vx/6। अच्छा, ये दूसरा रिलेशन है कि I2 जो है वो Vx/6 के इक्वल है, क्योंकि इस वाली ब्रांच में जो मैंने बोला है, इस वाली ब्रांच में, ये 6 ओम वाली में, इसको मैंने Vx/6 बोला है, और इसी ब्रांच में ही I2 करंट भी फ्लो कर रही है, वो उन्होंने हमें दिया है ये I2 करंट, तो इसको I2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा Vx/6 इस तरीके से। तो यहाँ जो 2i2 है, इस i2 की जगह Vx/6 हमने लिख दिया है, इस i2 की जगह। अब केवल Vx बचा, तो यहाँ से हम Vx निकाल लेंगे। Vx आया 2 वोल्ट, मतलब इस पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, इस पॉइंट पे 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट है, और ये करंट 1 एम्पेयर है, तो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। तो इस तरीके से आरटीएस हमने निकाला जब डिपेंडेंट सोर्स हमको दिया होता है। सो 2 ओम आए। आईएसआरओ का क्वेश्चन था 2017 का। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये तो आसान है, जब एक्स और वाई के बीच में निकालना है। ये हमको कैसे दिख रहे हैं, ये सीरीज़ में है और ये भी सीरीज़ में दिख रहे हैं, फिर ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो वही चीज़ करिए, जब ये सीरीज़ में हो गए थे 20 और 20 बन गए, और फिर इनका पैरेलल कर दिया 20 का, तो 20 और 40, ये 2 और ये 10, तो 10 ओम आंसर आ गया, तो यहाँ सीधे से आंसर 10 ओम आ गया। उसके बाद 94 पे आते हैं। सो 94 में ये कह रहे हैं कि अ लीनियर सर्किट कंटेन्स आइडियल रजिस्टर्स, आइडियल रजिस्टर हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, वैल्यू ऑफ ऑल द रजिस्टर आर हाफ, सारी रजिस्टर की वैल्यू हाफ कर दी, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमें बताना है, तो रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर हम वोल्टेज की रजिस्टर की वैल्यू को हाफ कर देते तो करंट उसके हिसाब से फिर हमारी बढ़ जाएगी, तो वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगा।
तो यहाँ पे जैसे ये है कि आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और एज वी कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट, तो आई में चेंज हो जाएगा ना कि हमारा वी में चेंज होगा। तो इस वजह से जो वोल्टेज है वो हमारा सेम रहेगा। और इसका रीज़न ये भी है कि मान लो अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में तो वोल्टेज वैसे भी सेम रहता है हमारा, और अगर सीरीज़ की बात करते हैं तो एक वोल्टेज सोर्स लगाए, मान लो वोल्टेज सोर्स लगाए और इसके संग बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। वोल्टेज तो 10 वोल्ट का सोर्स है, वो तो 10 वोल्ट ही देगा, तो वो तो करंट में बैलेंस होगा। जो भी हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे तो बैलेंस कहाँ होगा, करंट की वैल्यू में बैलेंस होगा हमारा, कम ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट। तो इस सर्किट में इस 8 ओम से हमें करंट निकालनी है, इस 8 ओम में निकालनी है। अगर हम उस तरीके से चेक करें जो ब्रिज वाला है तो ये हमारा 8 × 10 और 6 × 15, तो ये 90 और इज़ नॉट इक्वल टू 80, इक्वल तो नहीं होगा। अब जब हमारा ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज काम नहीं करता तो हमें दूसरा सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि किसी भी एक हम उसको डेल्टा को स्टार में चेंज कर ले और कन्वर्ट डेल्टा इनटू स्टार, तो यही तरीका बचता है हमारा। तो अब हमने यहाँ तो क्या किया है कि हमने एक मैश ये लिया है I1, एक मैश ये लिया है I2, इसको मैं इससे दिखाऊँ, एक मैश ये लिया है I1, एक मैश ये लिया है I2, और इसमें अलग अलग वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। और 8 ओम को हमने क्या, इसको हमने VTH मान के किया है कि इसको ओपन कर लिया, इसके थ्रू, इसके हिसाब से हमारा जो पूरा सर्किट बच रहा है उसका VTH हमने निकाला है। अगर पूरे सर्किट का VTH निकल आएगा तो वही इस 8 ओम में आ जाएगा। ये चीज़ करिए, तो इसको हमने एज अ लोड रजिस्टर मान के, मतलब यहाँ पे थेवेनिन करके यूज़ किया। दूसरा तरीका क्या है, आप स्टार में चेंज कर लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको हमने लोड माना, इसी चक्कर में हमने इसको ओपन कर दिया। अब इसको ओपन करते हुए सॉल्व किया तो पहले हम यहाँ लगाएंगे इस वाले लूप में, तो ये -100 + 10 I1 - I2 + 6 I1, मतलब ये वाला लगाया। मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये पाथ हमने फॉलो किया, इधर गए और फिर इधर आ गए, ये पाथ फॉलो किया एक बार। दूसरी बार हमने क्या किया है, दूसरी बार ये सॉल्व किया तो ये I और I1 के बीच में रिलेशन आ गया। दूसरी बार में मैश 2 लगाया है, दूसरी बार में केवल ये वाला पाथ, इसमें गए और वापस इस ट्राइंगल में ही हमने घूम गए, तो ये वाला पाथ फॉलो किया दूसरी बार में। दूसरी बार में ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आई, और 1 और 2 को मिला के फिर हमने वैल्यूज़ निकालनी, तो I की और I1 की ये वैल्यूज़ आ गई। अब I और I1 की वैल्यूज़ आ गई तो VBD हम निकालेंगे, जो वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज मतलब ये है वोल्टेज इसके अराउंड और इस पॉइंट के अराउंड, वो वोल्टेज निकालेंगे। तो वो हमारा 5 × 2.63 + 6 × 7.89 आ गया। मतलब इसके वोल्टेज निकालने के लिए अगर B के अराउंड वोल्टेज निकालना है तो ये 5 और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वही वोल्टेज इधर होगा, ठीक है। 5 ओम में जो करंट I1 निकाली वो हमने मल्टीप्लाई करी है, देखो ये, और सेम हमने जब जो 6 वाले उसमें करंट फ्लो हो रही है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो D का वोल्टेज दे देगा। देखो 6 × 7.89 मल्टीप्लाई किया है तो 60.49 वोल्ट हमारा वोल्टेज आ गया। तो ये तो वोल्टेज आ गया अभी इन दोनों के बीच में। अब टोटल रेजिस्टेंस, तो RTS निकालने का तरीका क्या है कि सारे जो सोर्सेज है उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंसेस से रिप्लेस कर दो, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट को ओपन। तो एक ही वोल्टेज सोर्स था, इसको शॉर्ट कर दिया हमने, शॉर्ट हो गया। अब हम निकालेंगे, तो जब D ये मान लो इसके और इसके अराउंड निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे करते हुए ये जो C पॉइंट है, तो ये जो C पॉइंट है, ये जो D पॉइंट है, यही हमारा C पॉइंट भी है सेम। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि C और D एक ही जैसे हैं, ये A है, ये B है, और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो सॉल्व करके हमारा ये पूरा वैल्यू आ रही है, RTH आ रहा है 5.52 ओम। अब RTH ये आ रहा है और इसके अराउंड VTH हमने ये निकाला था, और जो हमें फाइनल जिसके अराउंड निकालना था वो ये 8 ओम था जिसको हमने ओपन मान के सॉल्व किया है। अब इसमें करंट निकाल लेंगे इस लूप में, तो 4.37 एम्पियर आ जाएगी। तो ये आंसर है 4.35 एम्पियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनको जो सॉल्व करते हैं इनको लास्ट के लिए रखते हैं बिल्कुल। ये वैसे भी इलेक्ट्रिकल में पूछा था, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम चांस है, बट पूछा था UPPCL AE में ही, तो इनको लास्ट में सॉल्व करने के लिए रखा जाता है। तो 4.35 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से अच्छा खासा काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इस पर जिसकी प्रैक्टिस वाली बात है कि प्रैक्टिस है तो जल्दी सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे आता है नॉर्टन इक्विवेलेंट हमें बताना है, करंट IN फॉर द सर्किट, इसके अराउंड हमें बताना है। सो नॉर्टन का लगाने का क्या तरीका होता है कि इसके अराउंड एक हम करंट मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है उस तरीके से, या इसको अभी हमने लिखा है कि IN ही इसमें से है, करंट IN इसमें से फ्लो हो रही है जो हमने यहाँ दिखाया है,
और मान लिया कि इससे जो करंट जा रही है वो I1 है और इसमें I2 जा रही है, तो इससे क्या आया कि IN इज I1 प्लस I2। अब इसमें अलग अलग निकाल सकते हैं हम। जो I1 होगी वो यहाँ से निकलेगी 20/10, तो 10 एम्पेयर 2 एम्पेयर। इसकी जो करंट है वो 2 एम्पेयर, और इधर से जो I2 जा रही है वो 10/5, तो ये भी 2 एम्पेयर। दोनों हमारा 2 एम्पेयर करंट आ गई। तो 2 + 2 जो IN में टोटल करंट जा रही है वो 4 एम्पेयर आ गई। तो यार नॉर्टन इक्विवेलेंट की तो कोई बात ही नहीं, केवल IN उसको लिख दिया है कि ये IN, तो करंट हमको निकालनी थी IN। तो वो IN जो करंट इधर से आ रही है, जो करंट इधर से आ रही है, दोनों का जो ऐड कर देंगे। अच्छा, करंट की डायरेक्शन ऐसी ही क्यों होगी? वो इसलिए क्योंकि हमारा बैटरी की पोलरिटी कुछ हिसाब से दी है, और इधर भी, तो करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी ही होगी कि दोनों इधर से आके इनमें मिल जाएंगी। तो दोनों करंट 2 + 2 4 एम्पेयर बना देगा। तो इसका आंसर 4 एम्पेयर। UPPCL AE में पूछा था। उसके बाद आता है 97 कि इन द सर्किट गिवन बिलो द फाइंड द मैक्सिमम पावर एंड द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। तो हमें इस R की वैल्यू बतानी है मैक्सिमम होने के लिए। अब यहाँ पे यही लॉजिक है कि हम अगर एक तरफ से देखें तो हम कैसे बोलते हैं कि अगर ये लोड है और ये जो इसका रेजिस्टेंस है इसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 6 होगी। तो वो 6 पैरेलल 6 क्या बना देगा? 3, और फिर 3 = 3 हो जाएगा, तो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत है। ये समझने वाली बात है, ये पूरी तरीके से गलत है कॉन्सेप्ट इस जगह पे। ओके, ऐसा क्यों है? अगर हम इसको 0 कर दें, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 कर दें, तो ये 6 आ जाएगा हमारा। ओके, और ये 3 आ जाएगा। ओके, इसको समझना बहुत ध्यान से। अगर मैंने इस रेजिस्टेंस को 0 कर दिया तो ये 6 आ गया, ये 3 आ गया। अब इससे जो भी करंट निकलेगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? अपोजिटली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा है तो 3 के अंदर हमारी जो करंट जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। समझ रहे हैं? देखो ये है, मान लो कि ये 9 वोल्ट है। ओके, तब इसमें 1 एम्पेयर करंट जा रही है। अगर ये मान लो 9 वोल्ट होता तो इस पूरे उसमें 1 एम्पेयर करंट जा रही है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस भी 9 ओम है। अब ये 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस है और 1 एम्पेयर करंट जा रही है, तो वो 1 एम्पेयर इस वाले में भी बटेगी, इसमें भी बटेगी। इसमें कितनी जाएगी? इसमें 0.67 एम्पेयर जाएगी। इसमें कितनी जाएगी? इसमें 0.33 एम्पेयर जाएगी। तो हमारा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर जाए। तो हमारा मतलब क्या है बेसिक से कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट की वैल्यू जाए। अब समझ गए होंगे कि इस 3 ओम से ज़्यादा करंट की वैल्यू जाए। यहाँ तो खैर 10 वोल्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाए यहाँ से। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाने के लिए क्या मतलब है? क्योंकि करंट के फॉर्मूले में क्या होता है? I = टोटल और इंटू अपोजिट वाला रजिस्टेंस। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए ये क्या है? I 3 ओम, ये 3 ओम वाली करंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए जो अपोजिट वाला रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू जो ये भी टोटल है, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कब होगी? अगर आप इसके संग 6 कर देंगे पैरेलल में तो ये तो 3 बन जाएगा, और हम इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू इससे उठा सकते हैं केवल 6 ओम। कब? जब हम R को 0 कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, यही यहाँ पे लगा था। तो इसका आंसर यही आ गया कि 0 ओम। तो इसमें से तो 0 ओम होगा। अब जब इसमें 0 ओम हो गया तो टोटल करंट होगी 10/9 एम्पेयर। जो मैंने निकाला था कि अगर 10 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट ले लें तो वो क्या आ जाएगा? 1 एम्पेयर। तो लगभग वही है कि टोटल करंट आ गई 10/9 एम्पेयर। और इससे हम I² R लगा के 10/9 का होल स्क्वायर इंटू 3 लगा के निकाल सकते हैं। तो हमारी जो पावर आ गई वो 3.33 वॉट करके आ गई। ये ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ दी है, बट हाँ ये ऑप्शन ठीक है। यही 33.33 वॉट होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन 0 ओम और 33.33 वोल्ट। यहाँ पे काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट लग गया है और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको इसके थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर चाहिए तो इसके थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। और इसके थ्रू मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट को फ्लो कराने के लिए आपको इसके अपोजिट वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और वो कब हो सकता है? जब इस 6 ओम के संग पैरेलल में कुछ भी ना हो। उसके बाद बात करते हैं 101 की, टाइम कांस्टेंट फॉर एन RC सर्किट। तो देखो RC सर्किट की अगर बात करें तो टाइम कांस्टेंट RC ही होता है हमारा। उसके बाद बात करते हैं हमारा 102 की। यहाँ पे सीधे से पूछा गया है कि मार्क द ऑड वन आउट बताना विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल j। तो j के रेस्पेक्ट में ऑड वन आउट हमें बताना है। तो देखो अगर हम इसको लिखते हैं j = j+1, इसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे j++ इसमें भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
अब लिखते हैं यहाँ पे j प्लस इजकल टू 1, इसमें भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बट जो ये होता है j इजकल टू प्लस 1, ये वैल्यू डिक्रीज होती है। कैसे समझते हैं? ये जो वैल्यू है ये वाला, इसमें j इजकल टू प्लस 1 का मतलब होता है इसमें एक डिक्रीमेंट हुआ है, तो ये यहाँ पे ऑड वन आउट की वजह से है। बाकी क्या है, j प्लस 1 लिखो, j प्लस प्लस लिखो, इसमें 2 इंक्रीमेंट हो रहे हैं, इसमें j प्लस लिखो, इसमें 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें पहले वाले में 1। तो ये जो है j इजकल टू प्लस 1, यहाँ पे डिक्रीज होती है वैल्यू, तो ये यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट लगा है। पहले देखते हैं 99 कि अ नेटवर्क और सर्किट दैट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो वो कैसा होगा, पैसिव नेटवर्क होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 100 देखते हैं, अ नेटवर्क दैट डज नॉट हैव ईदर वोल्टेज और करंट सोर्सेज इज कॉल्ड, जिसके पास ना तो वोल्टेज हो ना करंट सोर्स हो, ये भी हमारा पैसिव नेटवर्क होगा। ओके, एक्टिव और पैसिव के रेस्पेक्ट में ही हमको आंसर देना है, तो ये भी हमारा पैसिव नेटवर्क होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 98 कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट के लिए आरटीएस निकालना है, तो यहाँ निकालना तो बहुत आसान है। इसके लिए अगर आरटीएस निकालना है तो आप इसको शॉर्ट कर दो और इसको भी शॉर्ट कर दो। जब इनको शॉर्ट करोगे तो 10 और 6 आ गया पैरेलल में, फिर वो 3 के संग आ गया सीरीज़ में। तो बस यही करना था हमें, देखो यही हमने यहाँ पे किया, 10 और 6 पैरेलल में, ये इतना आया, उसके संग 3 हमने ऐड कर दिया, तो 6.75 हमारा आंसर आ गया, तो ये डायरेक्ट से आ गया। तो वीटीएस जिसको निकालना आता है, ये वीटीएस आरटीएस थेवेनिन के लिए आरटीएस निकालना आता है, तुरंत इसको सॉल्व कर देगा। बस आपको जो वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर दो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो आप, ये चीज़ है। फिर ये तो हो गया सारे। अब आते हैं 103 पे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 103, तो इसमें क्या कह रहा है, इफ द पाई एंड टी सर्किट्स इन गिवन फिगर या फिगर बिलो आर इक्विवेलेंट देन R1 R2 R3, मतलब ये दोनों सर्किट्स, ये पाई सर्किट है, ये टी सर्किट है। तो इस तरीके के सर्किट होते हैं हमारे नेटवर्क में। ओके, इसको हम पाई को डेल्टा सर्किट्स भी बोल सकते हैं और इसको हम वाई, टी की जगह वाई भी बोल सकते हैं या स्टार भी, मतलब ये एक्चुअली में डेल्टा और स्टार की बात हो रही है। यहाँ पे पाई टी तो थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए कर दिया है, तो ये डेल्टा से स्टार में चेंज करना है हमें। तो ये जो स्टार की वैल्यूज़ हैं, स्टार के रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो हैं R1 R2 R3, तो उसको हमें लगाना है। तो स्टार में बनाना किस तरीके से बनाएंगे, नीचे क्या करेंगे, तीनों का लिखेंगे सम, ठीक है, टोटल, और ऊपर प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट। तो जैसे हमने ये बनाना है, अगर मुझे ये बनाना है, इसके लिए मैं 16 और 24 का प्रोडक्ट लिखूंगा। अगर इसी तरीके से मुझे ये बनाना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 24 और 24 का एडजेसेंट लिखूंगा, प्रोडक्ट लिखूंगा। तो यही चीज़ यहाँ पे करिए, देखो RA RB RC, तो 16 × 24/64, 16 × 24/64, 24 × 24/64, तो ये हमारा 6 ओम 6 ओम 9 ओम दे देगा। तो ये हमारा 669 ही फाइनल वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद आता है 104, यहाँ पे क्या है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ, रुक जाओ, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ करंट सप्लाइड बाय द साइनसॉइडल करंट सोर्स I इन द सर्किट शोन बिलो। इसमें करंट सप्लाइड की वैल्यू क्या होगी वो हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑलवेज I जो होगा वो, क्योंकि ये दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि ये जो I करंट की पूछ रहा है, इसमें कोई चीज़ लॉजिक मतलब फार्मूला नहीं लगाना है। आप खुद से ये सोचो कि ये जो करंट है ये दो उसमें डिवाइड हो रही है, 12 और 16 में, तो ये करंट I की वैल्यू इनसे तो ज़्यादा ही होगी, यहाँ पे ये कहने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो आंसर में 7 गलत, 4 गलत और 10 भी गलत, 20 हमारी करंट हो गई क्योंकि इनसे ज़्यादा होगी। बट कितनी ज़्यादा होगी ये हमें नहीं पता है, क्यों, क्योंकि ये L है, इसके अंदर जो हमारा वो होगा वो L नहीं XL की तरह यूज़ किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे हम, I = √I1² मतलब या फिर IR² प्लस I2² मतलब IL²। सो एक बार 12 का स्क्वायर तो ये वाली करंट है, एक बार 16 का स्क्वायर, तो इससे रूट करके हमें 20 एम्पेयर मिली। तो एक्चुअल में 20 एम्पेयर करंट 12 एम्पेयर और 16 एम्पेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि ये AC सर्किट या AC एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये I √, दोनों करंट का सम के इक्वल होती है। उसके बाद हमारा आ गया 107, यहाँ पे बात हो रही है द टाइम कांस्टेंट फॉर द सर्किट इज, तो टाइम कांस्टेंट क्योंकि ये RC सर्किट है, ये C है, और इनका टोटल निकाल लेंगे क्योंकि 2 और 2 बना देगा 1 और 1 1 फिर से बना देगा 2, तो R × C, तो ये दे देगा 2 मिली सेकेंड। तो टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का RC ही होता है, ये यहाँ पे समझने वाली बात थी। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, पहले देख लेते हैं 108 की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ये देखो, ये 100 और 200 क्या बन गया 100। तो ये 100, और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस साइड से देखेंगे तो आसान है। क्यों? ये जो 100 निकला इससे, ये इसके संग सीरीज में है। ओके, तो ये 100 फिर से बन गया 200, और फिर से वो 200 इस 200 के संग पैरेलल में है, तो वो बना देगा 100 ओम। तो इस वजह से डायरेक्टली आंसर ये हमने लिख दिया 100 ओम। तो यहाँ ज़्यादा कुछ था ही नहीं, क्योंकि इस साइड से वो पूछ रहा था। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग RLC इज एक्साइटेड बाई स्टेप वोल्टेज इनपुट, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस एग्जिबिट्स ऑसिलेशंस, डैम्पिंग कोफिशिएंट रेशियो, डैम्पिंग कोफिशिएंट मतलब जाई का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये रेशियो में याद रहना चाहिए, R/2√L/C। ये जो जाई होता है इस सर्किट के अंदर, वो R/2√L/C के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू 0.4 से 0.6 तक हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये जाई है, डैम्पिंग कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो R/2√L/C के इक्वल होता है वो। ये हो ही गया हमारा, इसको इतना डिटेल में क्या जाने, सॉल्व करके बता दिया। उसके बाद 106 को देखते हैं। आई सारा को क्वेश्चन है, द नेटवर्क शोन इन द फिगर ड्रॉ करंट आई। ये नेटवर्क के करंट आई को ड्रॉ करता है। इफ़ द एंड ए एंड बी आर शॉर्टेड, अगर इनको शॉर्ट कर दें हम इन दोनों एंड को, द करंट डाउन शुड बी, तो करंट कितनी डाउन करेगा हमको ये बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मेन ये समझने वाली बात है कि फिर भी हमारा यही रहेगा। ऐसा क्यों? अगर इनको हम शॉर्ट करते हैं, तो अगर देखो करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, उसके बाद क्योंकि ये पाथ शॉर्टेड है, तो वो कहीं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो फिर इससे जाएगी और फिर से वापस चली जाएगी। तो क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट पाथ से जाना पसंद करेगी करंट, तो हमारा जो पहले आई जा रहा था फिर भी वो आई ही जाएगा, वैल्यू हमारा आई इस वैल्यू में चेंज नहीं होगा। अगर इसको शॉर्ट करें या ना करें उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बस सीधे याद कर लेना है कि हमारा आंसर भी आई ही होगा, नो चेंज होगा। बस ऐसा वाला को क्वेश्चन था ये कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा इसमें, अगर एंड ए और बी का शॉर्ट भी कर देते हैं तो भी। उसके बाद बात आती है इसकी कि 109 की, द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग इन्फिनाइट लैडर नेटवर्क 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर इज। सो लैडर नेटवर्क का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम्स में। तो ये लैडर नेटवर्क है, ये इन्फिनाइट है इस तरीके से। पहला ये रेजिस्टेंस ये 1 ओम है, और इधर वाला भी 1 ओम है, और ये नीचे वाला 2 ओम है। ओके, तो ये इस तरीके को हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात होती है, इसको कुछ इस तरीके से इसका टुकड़ा निकालना होता है। जो हमने टुकड़ा निकाला वो और जो कंप्लीट है वो दोनों एक जैसे लगे। अगर आप इसको देखो तो ये 1 ओम, ये 2 ओम है ना, फिर से ये 1 ओम, और ये जो बाहर वाला ये भी इसी पैटर्न पे चल रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इस पूरे को x ले लूँ, मैंने क्या किया, इस पूरे रेजिस्टेंस को x ले लिया इक्विवेलेंट को, तो ये जो मैंने टुकड़ा काट के निकाला ये भी तो x ही होगा। तो इसका क्या मतलब आ गया, इसका मतलब है ये आ गया, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, और इसके बाद भी ये x। तो इस x में ये हम x को पैरेलल कर देंगे, तो x पैरेलल टू +1, x इज x पैरेलल टू और +1, ये चीज़ है यहाँ पे मेन। ओके, देखो यही करी है, x इजकल टू x इंटू 2/2 + x + 1, इसको सॉल्व किया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है हमेशा, लैडर नेटवर्क एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 2 ओम। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो एक टुकड़ा ऐसा निकालो और उसको रीड्रॉ करो। मैंने क्या किया है, ये तो हमारे मेन क्वेश्चन का पार्ट है, और इधर जो इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है इस तरीके से, वो हमने लिखा है x, इसमें हमने इसको और कर दिया। ये जो बाद वाला पार्ट है ये भी तो यही जो x है यही तो रिपीट हो रहा है इस पूरे में, जो पूरा मैंने ऐसे किया है पूरा यही तो रिपीट हो रहा है। इस पूरे को पैरेलल में x लिख दिया, तो वही चीज़ करिए, x पैरेलल 2 और +1, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट इस वाले पार्ट में देख लेते हैं 110, फिर नेक्स्ट में देखेंगे। इफ़ द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रो 3/11 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज, मतलब केवल इन द सर्किट में पूछ रहा है कि इसके अराउंड जो करंट होगी 3/11 ओम में वो क्या होगी। ये 3 वोल्टेज सोर्सेज हैं, 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, आप तीनों का इक्विवेलेंट निकालो और इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालो। तो V इक्विवेलेंट निकालो और R इक्विवेलेंट निकालो, और ये A और B टर्मिनल जो पहले भी थे अब भी रहेंगे, इसके अराउंड फिर निकाल लो। तो ये आप इस तरीके से निकालो, V इक्विवेलेंट क्या होगा, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3, इस तरीके से। मतलब टोटल ये करंट है, और करंट को निकालने का इंडिविजुअल करंट क्या होगी, V1/R1
इसी तरीके से, और नीचे जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से पैरेलल में है क्योंकि, तो ये हमने लगा के निकाला, तो ये हमारा कितना आ गया इक्विवेलेंट 3/3/11/6, तो 18/11 वोल्ट आ गया। तो ये 18/11 वोल्ट आ गया। और यहाँ से ये जो हमने यहीं पे ये भी दिख रहा था हमें कि वी इक्विवेलेंट क्या है 11/6, तो आर इक्विवेलेंट ही था ये। तो आर इक्विवेलेंट क्योंकि ये नीचे था ऊपर बन जाएगा 6/11 ओम आ गया, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो आई क्या आ जाएगा वी इक्विवेलेंट जो उस रजिस्टेंस से निकलेगा अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस 3/11, मतलब टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस, वो किसके अंदर, इस वाले लूप के अंदर। अगर इस लूप में आई निकालनी है, आई क्या होगा वी इक्विवेलेंट जो इसमें ये वोल्टेज है अपॉन टोटल रजिस्टेंस, मतलब आर इक्विवेलेंट प्लस 3/11 है ना, तभी तो आई निकलेगा। तो वो आई हम ऐसे निकाल लेंगे, तो ये आई निकल के आ गया हमारा 2 एम्पेयर। ओके, तो ये हमारा ये 2 एम्पेयर आ गया आई।